So now I am going to start capacitor lecture 10. तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। वो हमारा एक टॉपिक जो था वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम एक नए सेगमेंट से कैपेसिटर में एक नए सेगमेंट से पास होंगे जो हमारा थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको आपको अभी ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आरसी सर्किट। ठीक है, क्या बोलते हैं? आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब हो गया रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब रेजिस्टर और कैपेसिटर कंबाइन होंगे तो कैसे हमें चार्ज स्टोर एंड कैपेसिटर फाइंड करना है ना, ये सारी चीजें हमको देखनी है। अच्छा, जो इसका हम स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग में हम एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस की हेल्प से करेंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस में हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी ले लेंगे। बट समझने के लिए स्टार्ट करते समय हम एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन आरसी सर्किट में सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला जो डिस्कस करना है हमको, दैट इज द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो उसके पहले एक छोटी सी बात समझो। जैसे तुम्हें अगर याद हो, जब एक सिंगल अनचार्ज कैपेसिटर बैटरी के क्रॉस लगाते थे हम लोग, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता था। सच दैट कि अगर इसका ईएमएफ ई होता था तो ये इधर पे सी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे माइनस सी चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, इस तरीके का। और ये तो मैंने हालांकि बहुत दूर बना दिया, तो ये कुछ ऐसा आएगा, मतलब ऐसे एकदम टाइम एकदम क्यू वाले एक्सिस के पास ऐसा आता है, बिल्कुल, है ना। मतलब ये जो टाइम दिख रहा है ना, ये वाला टाइम, ये जो गैप है, ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब अगर आप एक रजिस्टर डाल दोगे ना कैपेसिटर के साथ, मतलब इस सर्किट में एक रजिस्टर और प्लेस कर दोगे आप, ये, तो फिर ये ग्राफ बदल जाएगा। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, क्लियर है बात? तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ओके, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, आई थिंक। तो देखो, पहला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड वाला। तो ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम मान लो अभी कि जब ये जो की है वो अभी ऑन नहीं है, मान लो, ऐसे मान लो कि ओपन है, सर्किट इनकम्प्लीट है। ठीक है, और जैसे ही इस की को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है, क्लोज करते ही, है ना, क्लोज करते ही मतलब, क्लोज करते ही का मतलब हो गया t बराबर 0। मैं टाइमिंग यहाँ हटा देता हूँ। t बराबर 0 पे यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और इनिशियली इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, कैपेसिटेंस C मान लेते हैं। तो बच्चों, इनिशियली कैपेसिटेंस में कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा। भाई, आपने जब आप स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही इसमें कैपेसिटर में चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो कैपेसिटर में धीरे धीरे चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, सो जब t बराबर 0 की बात होगी तो हम ये कह सकते हैं, अगर उस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, स्टोर है, तो एक सिंगल सीधा एक वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको हम। और अब हम बोल सकते हैं आई बराबर कितना होगा इनिशियली, अगर बैटरी का ईएमएफ में ई मान लो, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर। ठीक है, बोलो, क्लियर है बात? अब अगर मैं बात करूं एट टी इज इक्वल टू टी की, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टी, ये पर्टिकुलर टाइम की बात करूं, तो क्या होगा कि वो टाइम फुल्ली चार्ज वाला टाइम नहीं है। जब फुल्ली चार्ज स्टेट पहुंच जाता है ना, तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या कहते हैं?
स्टेडी स्टेट, ठीक है, अभी स्टेडी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। तो मान लो इस पे चार्ज प्लस क्यू है और इस पे चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, और ये मान लो बैटरी से जो चार्ज फ्लो किया है वो क्यू फ्लो कर गया। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, अब अगर हम बात करें यहां से कि इस मोमेंट पे जो चार्ज होगा, करंट होगा, इस मोमेंट पे जो करंट होगा अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो अगर मैं और फर्दर dt टाइम में अगर आपसे बोलूं कि चार्ज कितना फ्लो किया होगा, तो आप बताओगे सर dt टाइम में जो चार्ज फ्लो किया गया होगा वो dq होगा सर। तो उसकी वजह से जो करंट अब फ्लो होगा वो dq बाई dt फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, dq बाई dt फ्लो हो रहा होगा। इस बात को एक काम करता हूं मैं, लिख देता हूं कि मैं ऐसे मानता हूं कि टिल t बराबर t q चार्ज हैज फ्लोन इन द सर्किट, मतलब t बराबर t टाइम तक ऑलरेडी चार्ज q फ्लो, स्मॉल q चार्ज फ्लो हो चुका है, ठीक है, एंड इन नेक्स्ट dt टाइम में मान लेते हैं कितना चार्ज और फ्लो किया, dq चार्ज फ्लो कर गया बच्चों, ठीक है, इन नेक्स्ट dt टाइम dq चार्ज विल फ्लो। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं जो करंट होगा उस मोमेंट पे t बराबर स्मॉल t टाइम पे वो dq बाई dt हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात? जो मैंने वहां पे डायग्राम में भी लिखा है, ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो हम यहां से आई की एक्सप्रेशन तो आ चुका है, हमें एक्चुअली में ये निकालना है अभी, हमारा जो इंटरेस्ट है वो समझना क्या है। हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर ये है कि हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वो निकालना चाहते हैं, फिर हम dq बाई dt करंट निकालना चाहते हैं, फिर हम कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक। तो हम ये काम कैसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक लूप रूल लगा देता हूं, ठीक है, तो केवीएल इसको बोल सकते हैं हम लोग, तो यूजिंग केवीएल, ठीक है, जब केवीएल लगाऊंगा तो मैं केवीएल के लिए मान लो ये लूप ले लिया मैंने, ठीक है, जब आप लगाओगे तो जब आप रेजिस्टेंस के क्रॉस चलोगे तो हायर से लोअर जा रहे हो, प्लस का आई इंटू आर लिख दोगे, कैपेसिटर के क्रॉस चलोगे तब भी आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हो, तो प्लस का क्यू बाई सी लिख दोगे, और जब आप बैटरी से जब आओगे ना तो आप माइनस का ईएमएफ ई लिखोगे बराबर 0, ठीक है, बोलो भाई। तो यहां से हमारा ये एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इस एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू हमको अच्छे से क्लियर है, वो dq बाई dt है, सो dq बाई dt इंटू आर प्लस क्यू बाई सी माइनस ई बराबर 0। यहां से जरा dq बाई dt का एक्सप्रेशन निकालो, सो व्हाट यू विल गेट, देखो ध्यान से, तो आपको ये मिलेगा, आप वहां पे ई उधर भेज दोगे तो ई प्लस का हो जाएगा, फिर सी एलसीएम ले लोगे तो सी ई बन जाएगा, फिर माइनस क्यू और फिर अपॉन में आर, ये बन जाएगा सी ई माइनस क्यू अपॉन आर, ठीक। इसको मैं सिंप्लीफाई करके अभी क्या लिख सकता हूं फाइनली, ध्यान से देखना, डी क्यू बराबर सी ई माइनस क्यू अपॉन आर, एक काम करता हूं क्यू वाला पोर्शन एक तरफ कर लेता हूं, तो इधर बनेगा तुम्हारा, इधर पे क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे सी भी आएगा ना, क्योंकि वो क्यू अपॉन सी है ना इसलिए, तो डी टी अपॉन आर सी, और यहाँ पे डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है, बोलो। अब इसको जरा इंटीग्रेट कर लो, ठीक, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो लिमिट लगा दो भाई, t बराबर 0 पे चार्ज कितना स्टोर है, तो आंसर आएगा सर 0, और t बराबर t पे चार्ज कितना स्टोर मान रहे हैं हम लोग, तो आंसर आएगा सर q। तो अब हम जरा इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन करोगे जब इसका आप, तो डी क्यू बाई सी माइनस क्यू का करोगे तो एल एन सी माइनस क्यू आ जाएगा, और -1 से डिवाइड हो जाएगा,
फिर लिमिट लगाओगे, RHS में अगर इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 1/CR बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt आ जाएगा t, इंटीग्रेशन dt आ जाएगा t, और लिमिट 0 से t लगाओगे तो RHS में तो t/CR आ जाएगा, और LHS में आप ln c माइनस क्यू का लिमिट 0 से q तक लगाओगे, फिर ln को एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिख दोगे। तो ऑन सिंप्लीफाई, इस स्टेप के बाद जो स्टेप आने वाला है स्टैंडर्ड, वो स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ। तो वो स्टेप है तुम्हारा CE 1 माइनस e की पावर माइनस का t अपॉन RC। वो कैलकुलेशन है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है वो, ठीक है। बोलो क्लियर है बात यहाँ तक? तो बच्चों आप ध्यान से देखो, जो उस कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज है उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। और अगर आपको चार्ज आ चुका है तो आप करंट भी फाइंड कर सकते हो। तो करंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, I बराबर dq/dt करना होगा। उसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे जब आप, तो यहाँ पे C बाहर हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, e की पावर माइनस t अपॉन RC का जो डिफरेंशिएशन होगा, है ना, वो होगा माइनस 1/RC बाहर, ठीक है, और e की पावर माइनस का t/RC एज इट इज। बाहर c ऑलरेडी है और अपॉन में RC और आ चुका है, तो c से c कट जाएगा, तो बाहर बचेगा e/r और अंदर बचेगा e की पावर माइनस t/RC, क्योंकि वो जो पावर वाला माइनस आगे आया है और वो इस वाले माइनस को कैंसिल कर देगा, इस वाले माइनस को, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारा जो एक्सप्रेशन आया है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। बोलो यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? कोई कंफ्यूजन है? तो हमारे पास Q का एक्सप्रेशन आ चुका है और करंट का एक्सप्रेशन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ टाइम। Q फंक्शन ऑफ टाइम और करंट फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज आ चुकी हैं जो टाइम पे डिपेंड कर रही हैं, तो मैं एक काम करता हूं, उस रिलेशन को ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो वो ग्राफ सभी लोग ध्यान से देखो। तो मैं दो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक ड्रॉ करने जा रहा हूँ करंट वर्सेस टाइम, और एक ड्रॉ करने जा रहा हूँ चार्ज वर्सेस टाइम, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वर्सेस टाइम। देखो सभी लोग डायग्राम। तो ये Q वर्सेस T है, पहले मैं Q वर्सेस T बना रहा हूँ। आपके पास Q और टाइम का रिलेशन का एक एक्सप्रेशन देख रहा होगा बॉटम मोस्ट लेफ्ट साइड पे, C ब्रैकेट 1 माइनस E t/RC, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से देखो और धीरे धीरे एक करके सारी बातों का जवाब दो। जैसे इनिशियली जब t 0 था तो चार्ज कितना स्टोर था, 0 आंसर आ जाएगा। आप वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ t 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे ना e की पावर माइनस 0 आ जाएगा, यानी e की पावर 0 आ जाएगा। इन शॉर्ट e की पावर 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। q बराबर c, एक मिनट क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, हाँ 1 माइनस 1 0 हो गया, हाँ c इंटू 0 0 आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, यानी ग्राफ जो स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा। फिर ध्यान से देखो जरा, अगर मैं टाइम को इंफिनाइट रख दूं, है ना, अगर मैं इस टाइम को इंफिनिटी रख दूं, तो चार्ज स्टोर कितना आ रहा है, देखो ध्यान से। तो आ रहा है चार्ज स्टोर सी और e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी हो गया 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक, e की पावर माइनस है ना, तो उसको आप अपॉन में लाओगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में बन जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा फाइनली CE। तो हमने क्या देखा कि इनफिनाइट टाइम पे, और ये इनफिनाइट टाइम का मतलब हो गया स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पे जो चार्ज स्टोर होगा वो हमारा C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल देखो, थियोरेटिकली तो हमारा इनफिनाइट आ रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखता है। प्रैक्टिकली कुछ टाइम के बाद हम मान लेते हैं कि चार्ज कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो मैं ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करना हो, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके का, और जब यहाँ पे एसिम्पटोट बनेगा, ठीक है, तो Q मैक्सिमम जो उसमें स्टोर हो रहा है वो C टाइम्स ऑफ E हो रहा है, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है बात सभी को? बताओ।
अब बात करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ क्लियर है सभी को? बताओ, ये वाला ग्राफ क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ सबको क्लियर ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम की। तो करंट वर्सेस टाइम में अगर बात करें तो देखो फॉर्मूला आ रहा है ई बाई आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो हालांकि जैसे हमने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में ये बात सीखी है कि टी बराबर 0 पे जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो I इज इक्वल टू ई बाई आर फ्लो हो रहा है। याद करो ऊपर ही हमने देखा है, देखो डायग्राम में यहाँ पे टी बराबर 0 पे करंट कितना है, ई बाई आर। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यानी ये जो ग्राफ है ये स्टार्ट करेगा इस वाले पॉइंट से, ठीक है। और उसके बाद अगर देखोगे तो ई बाई आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी लिखा हुआ है ना। तो अगर आप इस t को इंफिनाइट कर दो तो ये बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये बनेगा 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, तो ये बनेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, हेंस ये बन गया 0। यानी कि इन्फिनाइट टाइम के बाद चार्ज 0 हो रहा है, ये करंट फ्लो 0 हो रहा है, ठीक है ना। जब कैपेसिटर तुम्हारा फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वो कैपेसिटर करंट अपने से पास होना नहीं देगा, ठीक है, अब चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इस केस का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक। उस केस में जो करंट के लिए ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा होगा, और t बराबर 0 पे जो करंट होगा दैट मस्ट बी मैक्सिमम, तो ईएमएफ अपॉन आर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। क्लियर है बात सभी लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, ठीक है। अब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, वो समझना। उस इक्वेशन में आपको पॉइंट दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है। वो पॉइंट क्या है? दैट पॉइंट इज अबाउट टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट अगर आपने यूनिट डायमेंशन में क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना तो तुम्हें ये कहीं पे मिला होगा टाइम कांस्टेंट। कहीं के क्वेश्चन में आरसी को टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है और सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है। तो जो ऊपर इक्वेशन आ रही है ना हमारी, है ना, तो इनमें जो ये आरसी है ना, इसको अगर आप डायमेंशनली सॉल्व करोगे तो ये टाइम के डायमेंशन के सिमिलर आएगी। तो ये जो आरसी है ना एक्चुअली में एक टाइम है, ठीक है। ये आरसी एक टाइम है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब इसका क्या यूटिलाइजेशन है वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना जरा भाई, Q बराबर सी ई ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखो। तो इस एक्सप्रेशन में हम आर सी की जगह क्या लिख सकते हैं फाइनली, टाउ, ठीक है, टाइम कांस्टेंट। और इसका यूटिलाइजेशन क्या है वो देख लो जरा। सबसे पहला बात, जैसे मैं बात करूं कि हालांकि हमने ऊपर वो लिखा है ये दोनों बातें ना, जैसे हमने देखी यहाँ पे चार्ज वाले केस में t बराबर 0 पे हम देख रहे हैं ना कि t बराबर 0 पर क्या हो रहा है, चार्ज 0 है और उस टाइम पे करंट कितना है, ई बाई आर, ठीक। अब अगला टाइम जो है अगर मैं ये रख दूं, देखो अगला टाइम रख दूं मैं t बराबर टाउ, है ना, t बराबर टाउ रख दूं, तो बताओ जरा क्या आएगा सॉल्व करके। यहाँ पे अगर मैं स्मॉल टी की वैल्यू टाउ रख दूं तो ये ई की पावर माइनस 1 आ जाएगा, ई की पावर माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ई। ई की वैल्यू होती है 2.7, तो 1 अपॉन ई हो गया 1 अपॉन 2.7। तो सिंप्लीफाई करोगे तो मैं लिख देता हूँ पहले, ये आ जाएगा तुम्हारा सी ई ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा 0.63 टाइम्स ऑफ सी आ जाएगा। कितना आएगा, 0.63 टाइम्स ऑफ सी। मतलब जब आप फ्रॉम द बिगिनिंग बात करी जाए, जब टाइम t बराबर टाउ होता है तो उसमें चार्ज उसके मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अभी कितना चार्ज बचा है चार्ज होने के लिए, 37%, ठीक है, ओके। अब अगला टाइम ले लो भाई, एक और टाइम t बराबर 2 टाउ ले लो, तो ये आ जाएगा q बराबर सीई 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, सिंप्लीफाई करने पे आता था ये 0.86 टाइम्स ऑफ सी, यानी अभी कितना चार्ज हो चुका है 0.86 सी, यानी कि
86% ऑफ सी। ठीक है, समझ में आ रही बात, बोलो। और इसमें आप ध्यान से देखोगे, इस 86 सी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0.63 प्लस सी के 0.63 सी, मतलब देखो ये 2 टाउ पे चार्ज स्टोर दिख रहे हैं, लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जब चार्ज 2 टाउ पे देखा तो ये 0.86 टाइम्स ऑफ सी आया। तो टी से 2 टाउ टाइम तक, टी से टाउ से 2 टाउ टाइम तक, ठीक है, 1 टाइम कांस्टेंट से 2 टाइम कांस्टेंट तक चार्ज कितना बढ़ा, परसेंटेज वाइज अगर डिसाइड करोगे तो ऐसे देखो, तो ये आ रहा है 0.63 टाइम्स ऑफ सी प्लस 0.63 प्लस ये ब्रैकेट 0.37 सी। ठीक है, तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, जो भी यहाँ पर आएगा उसको इसमें ऐड करोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुमको समझाना ये चाह रहा था कि ईच टाउ सेकेंड के बाद क्या प्रोसेस हो रहा है, कैपेसिटर में जो चार्ज, मैक्सिमम चार्ज है, उसका 63% चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे एक क्यू जो है, कैपेसिटर जो है, वो मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है अभी इनिशियली, तो आंसर आएगा सी। तो एक टाउ के बाद जो चार्ज आ गया वो 63% आ गया। ठीक, जब 63% आ गया तो बचा कितना, 37 सी। तो 0.37 सी का 63% करो तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट को इसमें ऐड कर दोगे तो 0.86 सी बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक, तो यहां से हमको एक बात समझ में आ जाती है कि वन टाइम कांस्टेंट में 63% ऑफ रिमेनिंग चार्ज इज डिलीवर्ड बाय द बैटरी। मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद, एक टाइम मान लो, एक टाइम कांस्टेंट जो की वैल्यू 2 सेकंड है, एक लेट कर रहा हूं, तो 2 सेकंड के बाद 63% ऑफ रिमेनिंग चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा आप ऐसे सिंप्लीफाई और करोगे ना तो एक बार टाइम आएगा टाउ बराबर 5 टाउ, और जब उसको सॉल्व करोगे ना तो बच्चों ना ये वाली वैल्यू 0.99 लगभग टाइम्स ऑफ सी आ जाती है। तो हम लोग इस 5 टाउ को ऐसा मान लेते हैं कि स्टीडी टाइम आएगा, तो यही लगभग स्टीडी टाइम, क्योंकि 0.99 सी है तो लगभग मान लेते हैं कि ये स्टीडी स्टेट आ चुका है। क्योंकि अब अभी अगर आप थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते रहोगे ना तो तुम इसको सॉल्व करते जाओगे और कभी भी तुम्हें सी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि 5 टाउ जो टाइम होगा वो लगभग वो टाइम होगा जो स्टीडी स्टेट में आ रहा है। ठीक है, लगभग मान रहा हूं, सिर्फ समझने के लिए हमको ये बात मैंने बोल दी है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला बात सबको क्लियर होगा, और वो वाली बात मैंने ग्राफ में भी दिखा दी है। अच्छा एक काम करते हैं, लगे हाथ करंट को भी देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने t बराबर 0 पे q बराबर 0 है, चार्ज 0 है, और करंट ई बाई आर लिख रखा है ऊपर, और t बराबर 1 टाउ पे करंट कितना है वो देख लो। तो आप सॉल्व करके देखोगे तो ये आएगा I बराबर 0.37 ई बाई आर, है ना, 0.37 ई बाई आर। तो यानी कि मैक्सिमम करंट ई बाई आर था, अब बचा कितना है 0.37, यानी कि मैक्सिमम का 63% लॉस हो गया। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 63% जो है वो 63% के से लॉस कर रहा है करंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? 63% की डेटा से वो लॉस कर रहा है। जैसे अभी जितना बचा है तो नेक्स्ट टाउ में कितना होगा, इसका 63% निकालो, ठीक है, और इसमें माइनस कर दो तो वो करंट बचेगा। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो मैं यहां पर भी ऐसा कर देता हूं कि उस टाइम टाउ में, उस टाइम टाउ में ये करंट कहा लेता हूं 0.37 ई बाई आर। ठीक है, बोलो क्लियर है बात? ठीक है, तो अभी यहाँ पे इन सारी बातों को थोड़ा सा एक स्टेटमेंट दे देते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है कि इन वन टाइम कांस्टेंट, in one time constant 63% of remaining charge is delivered by the battery।
ठीक है, बोलो क्लियर है? ओके, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो टाइम कांस्टेंट सबको क्लियर है ना अच्छे से? ओके, तो हर एक आरसी सर्किट का अपना एक टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अगले पॉइंट में आते हैं। तो अगला पॉइंट है तुम्हारा वोल्टेज अक्रॉस सी एंड आर, यानी कि कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा किसी टाइम पे। मान लेते हैं तो वी आर क्या लिखते हो भाई बताओ? वी आर लिखोगे आई टाइम्स ऑफ आर, मैं आप लेता हूँ एट टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे। ठीक है, ये आ जाएगा वी, एक मिनट सॉरी, ये आ जाएगा आर इंटू करंट। तो करंट हमारा कितना है? करंट हमारा है ई बाई आर, ई बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, बोलो। और ये रेजिस्टेंस, ये खत्म हो गया, तो यहां से कितना आ गया? ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। बच्चों ये आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है सभी को? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स देख लो, तो उसमें आपको क्या लिखना होगा फॉर्मूला? क्यू वीसी है ना, तो आप क्या लिखोगे इसमें? सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा क्यू बाई सी, ऐसे करोगे तो क्यू किसी टाइम पे कितना है बस देखो जरा, तो याद हो गया वो मुझे लगता है तुम लोगों को। सी ई टाइम्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी ब्रैकेट अपॉन सी, सी से सी कट गया, तो वो वीसी कितना आ रहा है? वो आ रहा है ई टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी की पावर टी बाई आर सी। ठीक है, अब अगर आप दोनों रेट को देखोगे तो देखो, अगर मैं यहाँ टी को 0 कर दूंगा, ठीक है, तो मतलब ऐसे समझो कि जैसे टाइम बीत रहा है ना, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है और कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बोलो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक क्लियर होंगे। अभी आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है हमारा पावर लॉस इन रेजिस्टेंस। ठीक है, पावर लॉस इन रेजिस्टेंस। तो अभी हमारे पास कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो जब जब तक के मतलब हमें पता है कि स्टेडी स्टेट तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू स्टेडी स्टेट, बीच के टाइम इंटरवल में करंट फ्लो कर रहा होगा और रेजिस्टेंस भी है वहां पे, तो डेफिनेटली कुछ पावर लॉस हो रहा होगा। तो वो पावर लॉस को निकालने का जो तरीका है वो हमारा एकदम अच्छे से हमें क्लियर है, आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो वो सिंप्लीफाई करने पे ई बाई ई स्क्वायर बाई आर ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी आ जाएगा। मैंने सिर्फ क्या किया है, आई की वैल्यू ऊपर से उठा के किसी टाइम टी वाली पे रख दी है। बोलो क्लियर है बात? यहाँ पे आरसी की जगह टाउ कर लो। ठीक है, क्योंकि आरसी जहां जहां है वहां पे तुम टाउ अभी कर सकते हो, तो मैं हो सकता है मैं कई बार मिस कर जाऊं टाउ लिखना, टाउ की जगह आरसी लिख दूं, तो उसमें परेशान मत होना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? अब आते हैं हीट लॉस। भाई रेजिस्टेंस है तो हीट लॉस भी हो रहा है, तो हीट लॉस का एक्सप्रेशन जैसे कि निकालोगे, जो भी पावर है ना वो उसको इंडिकेट कर दोगे। ठीक, पावर dt। तो अगर आपको किसी पावर की पुट करोगे तो ई स्क्वायर बाई आर बाहर हो जाएगा और ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी या टाउ इंटू डी टी। ठीक, और अगर अब आपको किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हीट लॉस निकालना है तो बस इसी को तुम्हें इंटीग्रेट कर देना है। समझ में आई बात? तुम्हें इसी को इंटीग्रेट कर देना है। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब अभी देखो, हीट लॉस का हमने एक और फॉर्मूला सीख रखा है, वो भी देख लो भाई। तो वो फॉर्मूला ये होता था, याद करो, वो फॉर्मूला होता था कि वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा किसी टाइम टी पे, तो कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर है? क्यू ही क्यू, तो बैटरी का वर्क ये हो गया। और डेल्टा यू की बात करोगे अगर,
तो डेल्टा यू मतलब हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इनिशियल कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी 0 थी, और यूएफ लिखोगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, यूएफ लिखोगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखोगे, और जो क्यू होगा वो किसी टाइम वाला क्यू है, वही लिख देना है तुम्हें। समझ में आ रहा मैं क्या बातें कर रहा हूँ, बोलो। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ अभी, इसको मैं क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख देता हूँ। तो अभी आराम से तुम जाके यहाँ पे वो क्यू की वैल्यू पुट कर दो जाके, तो इसमें रखोगे पहले आके, तो उसमें कितनी वैल्यू है सीई, और ए की पहले से, तो सी स्क्वायर हो गया 1 माइनस ई की पावर टी बाई आर सी, ये हो गया क्यू की वैल्यू, माइनस उधर क्यू स्क्वायर तो सी स्क्वायर ई स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर टी बाई आर सी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, बोलो क्लियर है बात, यहाँ तक कोई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट हो गया। तो हीट लॉस निकाल लिया हमने। अब आते हैं अगले पॉइंट, मतलब ये बहुत देखो, जैसे हम लोगों ने चार्ज निकाल लिया और करंट निकाल लिया, उसके बाद चार्ज और करंट से रिलेटेड कोई भी चीजें जो हैं, कोई भी टर्म्स जो है, वो हम बहुत इजी तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आगे यूज होगा, इसको सभी लोग बहुत ध्यान से देखो। ठीक, तो इसमें मैं डाल लेता हूं हेडिंग की इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ initially uncharged initially uncharged initially uncharged capacitor in RC सर्किट। तो जैसे मैंने वहां पे अनचार्ज लिख दिया है ना, तो अनचार्ज का मतलब ये हो गया कि चार्जिंग कैपेसिटर की बात हो रही है। ठीक है, अनचार्ज का मतलब हो गया चार्जिंग कैपेसिटर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको देखो, किसका वाला पॉइंट सबको क्लियर है ना? ओके, ठीक है भाई, है ना? आगे बढ़ते हैं अभी, तो इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग की, मतलब स्टार्टिंग का मतलब इनिशियली। तो इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? तो भाई बहुत सिंपल सी थ्योरी है। इनिशियली कैपेसिटर में कोई भी चार्ज स्टोर नहीं है, तो कैपेसिटर उस सर्किट में, जो जिस सर्किट में प्रेजेंट होगा, उस सर्किट में सिंपली वो एक मेटल वायर का काम कर रहा होगा। मतलब कहने का ये, तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो कैपेसिटर है तुम्हारा, ठीक है, इसकी जगह एट टी बराबर 0 टाइम पे तुम एक सिंपली उस पॉइंट ए से लेकर बी तक में तुम एक सिंगल वायर को ज्वाइंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं, देखो ध्यान से। सपोज करो तुम्हारा ये कैपेसिटर है, ध्यान से देखना जरा, ये तुम्हारा एक कैपेसिटर है ना? और इसको अगर मैं एक रेजिस्टेंस से जोड़ दूं, ठीक है, और फिर एक बैटरी लगा दूं, और ऐसे करके ये स्टेट देखो, ये स्टेट है ना? तो ये डायग्राम टी बराबर 0 का डायग्राम है बच्चों। बैटरी का ईएमएफ अगर मैं ई मान लूं, इसका रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस सी मान लूं, तो बच्चों इनिशियली अगर थोड़ा फील करो तो कोई चार्ज स्टोर तो है नहीं,
तो अगर मैं अलग अलग टर्मिनल्स का पोटेंशियल लिखूं पॉइंट्स का, जैसे ये 0 है ना, फिर ये वाला भी 0 हो जाएगा, इधर वाले बताओ ये ई हो जाएगा, है ना। अब इस कैपेसिटर में अभी कोई चार्ज नहीं है, तो जरा मुझे बताओ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको मैं अभी वीसी कह सकता हूं, तो वीसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो 0 होगा ना बेटा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा बताओ सभी लोग, आंसर आएगा सर 0 होगा ना, 0। इसीलिए हम सिंपली अब क्या कर सकते हैं, अभी हम जब भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने के लिए आएगा और उसमें बता रखा होगा कि ये स्टेट कौन सी है, तो मैं अभी सिंपली हम बोल दूंगा कि भाई इसमें करंट ऊपर की तरफ ई बाई आर फ्लो कर रहा है, और मैं अभी इस सर्किट में इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इनिशियल स्टेट वाला जो डायग्राम है उसमें कैपेसिटर लगा है, मैं उसमें कैपेसिटर को हटा के अभी सिंपली एक मेटल वायर लगा दूंगा, है ना, इनिशियल ऑब्जर्व करते समय। बोलो क्लियर है बात, ये बैटरी का ईएमएफ ई हो गया और ये रेजिस्टेंस आर हो गया। तो ये सर्किट जो दिख रहा है हमको, ये और ये अभी सेम है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर जो है ना उसकी जगह हम सिंपली एक वायर लगा सकते हैं इनिशियली। ध्यान रखना इनिशियल स्टेट की बात हो रही है, जब तक उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो बच्चों इस पॉइंट को अगर मैं लिखूं अगर, तो ऐसे बोल सकता हूं just after closing the switch, स्विच को क्लोज करने के जस्ट बाद बात करें अगर, तो the uncharged capacitor behaves as a wire, ठीक है। और अगर वायर की तरह बिहेव करेगा तो उसको मैं अभी बोलता हूं कि शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, है ना। कैपेसिटर इनिशियली क्या होगा, ट्रीट होगा एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक। और इस टाइम पे जो कैपेसिटर अलाउ करेगा, अलाउइंग मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कौन सा वाला, ई बराबर आई बराबर ई बाई आर थ्रू इट। बोलो ये वाला पॉइंट्स को क्लियर है कि नहीं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में बहुत यूज होगा, इसको सभी लोग अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अगले पॉइंट में आ जाते हैं भाई, ये तो इनिशियल स्टेट की बात थी। अब आते हैं हम लोग अगला, लॉन्ग टाइम आफ्टर, है ना, यानी ऐसे बोल सकता हूँ इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या स्टेटस होगा देखो ध्यान से, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जो होगा वो एकदम फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अभी इस डायग्राम को हमको फिलहाल मैं ये डेटा हटा देता हूँ पहले, है ना। ऊपर डायग्राम उठा लेता हूँ, बट सिचुएशन अलग है, डायग्राम तो यूज वही होगा, ठीक है। हाँ देखो ध्यान से, तो स्टेडी स्टेट में क्या स्टेटस होगा वो ध्यान समझना। जो कैपेसिटर होगा ना तुम्हारा वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा बच्चों। फुल्ली चार्ज होने का मतलब क्या होगा कि इधर पे चार्ज होगा प्लस सी, और इधर पे चार्ज क्या होगा माइनस ऑफ सी। बोलो क्लियर है बात ये वाली, होगा ऐसा, होगा ना ऐसा। और इस सर्किट में अगर तुमको दिखाऊं मैं डायग्राम में, ये सर्किट जो दिख रहा है, इसमें चार्ज हो गया प्लस सी और इसमें चार्ज हो गया माइनस सी। तो जरा मुझे अभी इस कैपेसिटर के क्रॉस जरा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दिखाओ। डेल्टा V1 अभी कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, डेल्टा VC बोल सकता हूँ उसको, कैपेसिटर के क्रॉस है ना तो VC बोल सकता हूँ, डेल्टा VC अभी कितना है, ई के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो पोटेंशियल है उस बैटरी के अपोजिट हो रहा है, ये कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है उस बैटरी के जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो अभी क्या है कि कैपेसिटर कोई भी करंट को पास होना अलाउ ही नहीं करेगा।
तो यानी कि जिस भी ब्रांच में चार्ज कैपेसिटर लगा होगा वो ब्रांच से करंट पास ही नहीं होगा, तो उस ब्रांच का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो अगर एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो हमारा जिन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर लगा होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम अब उनको ओपन कर देंगे। तो देखो अभी सर्किट हमारा एक ऐसा हो गया है ओपन सर्किट, जो अगर मैं आपको नीचे वाले डायग्राम में बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा स्टेट आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ये स्टेट आ जाएगा। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अभी उस ब्रांच जिस भी ब्रांच से कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच को तुम ओपन कर दोगे। समझ पा रहे हो बात को? बताओ। तो ये मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब हो गया व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, जब कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज होगा इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बोलो क्लियर है बात? ये अभी कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये जो हेल्पिंग डायग्राम नीचे बनाया है दोनों क्लियर है सभी को? बताओ सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स क्लियर है। इन दोनों पॉइंट्स का हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जो है इसको पढ़ो और देखो कैसे होगा। देखो सभी लोग कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। तो उसने बोला है कि इन आरसी सर्किट, इस लाइन को नीचे कर लो। इन आरसी सर्किट, चार्जिंग आरसी सर्किट है, तो उसमें बताना है करंट और हीट लॉस। और कब बताना है? व्हेन कैपेसिटर एनर्जी इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। मतलब मुझे आई हैव टू फाइंड द टाइम फर्स्ट व्हेन एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर क्या होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ ऑफ सी, हाफ ऑफ सी। सी इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड सी इज द कैपेसिटेंस। ये हो गया मैक्सिमम। और किसी इंस्टेंट जो स्टोर्ड एनर्जी होगी बच्चों कैपेसिटर में, वो सोचो गेस करो क्या होगी? वो होगी Q²/2C। बोलो वो क्या होगी? Q²/2C। तो बहुत सिंपल से हमको ये बात लाइन दिख गई मुझे अभी कि U ऑफ कैपेसिटर at a instant is equal to 1/4 times of U maximum। ठीक है, U CAP कैपेसिटर मैक्सिमम। ठीक है, तो बताओ भाई क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? मैंने ऊपर तो लिख ही दिया है। ये आ जाएगा तुम्हारा Q²/2C बराबर 1/4 ऑफ मैक्सिमम हाफ CE आ गया है। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, कुछ हो सकता है हमें यहाँ पे तुम्हारा Q²/2C आ गया है। ठीक है, तो यहां से तुम Q क्या निकाल पाओगे? बताओ। C/2 आ जाएगा ना Q। बताओ यहां से Q कितना आएगा? C वो आएगा ना, बोलो। अरे CE² कर लेना बच्चों। ठीक है, वो मैंने बाय मिस्टेक। तो यहाँ से तुम्हारा Q कितना आएगा सिंप्लीफाई करने में? भाई ये 2 से 2 कट जाएगा और C² बन जाएगा, C/2 चार्ज आ जाएगा। ठीक, और ये किसी इंस्टेंट का चार्ज है बच्चों। किसी इंस्टेंट का चार्ज का एक्सप्रेशन याद है सभी को? क्या लिखते हैं? CE1 - e⁻ t/RC P/τ।
तो बच्चों ये तुम्हारा C/2 आ गया, ये C और ये C कट गया, तो यहां से आ गया e⁻t/RC इज इक्वल टू हाफ। सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से तुम्हारा टाइम आ जाएगा ln के टर्म्स में, RC ln 2, RC ln 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये जो हाफ C लिखा था ना, वहां पे हाफ C स्क्वायर कर लेना, वो मैंने बाई मिस्टेक स्क्वायर करना भूल गया। तो बच्चों ये टाइम आ गया RC ln 2, तो मेरे पास अभी टाइम आ चुका है, तो अब मैं दोनों पार्ट आराम से कर लूंगा। तो पहला पार्ट क्या है, करंट निकालना है, तो करंट का एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, I बराबर E/R e⁻t/RC, ये होता है। भैया इस t की जगह क्या रख दो, RC ln 2, तो ये तुम्हारा सिंप्लीफाई करके कैंसिल हो जाएगा E और ln, तो तुम्हारा ये E/2R बन जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। तुम लोग अब ln वाला पोर्शन खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। दूसरे D वाले पार्ट में आ जाते हैं। D पार्ट क्या होगा, देखो ln और E में जो आंसर्स है वो अब मतलब कैसे भी कर लो, e⁻t/RC की वैल्यू डायरेक्टली यहां पुट कर दो, है ना। तभी E/2R दिख रहा है मुझे, तो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे काम कर लो, है ना। बोलो, तो बी पार्ट में क्या पूछा है, हीट लॉस। हीट लॉस निकाल लेते हैं भाई। तो हीट लॉस का फॉर्मूला कैसे होगा, उस प्रोसेस से पहले हमको निकालना पड़ेगा भाई, एच का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ डेल्टा यू। सबसे पहले मुझे वर्क डन बाय बैटरी फाइंड करना होगा। बैटरी का वर्क कैसे निकलेगा भाई, बताओ क्या होता है, किसी टी टाइम में चार्ज जो फ्लो है वो क्यू हो गया, तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी, तो क्यू कितना फ्लो हुआ है ऊपर हमने निकाला था C/2, तो देखो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, C²/2 आ गया। तो बताओ क्लियर है। अब आते हैं डेल्टा यू में। डेल्टा यू के लिए क्या करोगे, यूएफ माइनस यूआई लगाओगे। तो पहले निकालते हैं यूएफ, तो ये हो गया हाफ, अच्छा यूएफ हमको बोल रखा है मैक्सिमम का 1/4, है ना, मैक्सिमम का 1/4, मैक्सिमम कितना है हाफ C², तो यूएफ तुम्हारा आ गया 1/8 CE²। अब आते हैं यूआई में, तो बताओ सभी लोग, तो बताएगा सर यूआई कितना होगा, व्हाट विल बी द यूआई, तो 0 होगा, कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर तो है नहीं इनिशियली। सो यहाँ पे जो हीट लॉस आ गया H बराबर, वो आ गया CE²/2 माइनस बैटरी का वर्क माइनस 1/8 CE²। सिंप्लीफाई करोगे तो 3/8 CE² आ गया। सो दिस इज द हीट जनरेटेड। बताओ क्वेश्चन क्लियर एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया बच्चों, बताओ भाई। तो बच्चों ये रहा तुम्हारा चार्जिंग कैपेसिटर की कहानी। तो आई थिंक चार्जिंग कैपेसिटी की कहानी में इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वो Q और उस I की वैल्यू, फिर वो टाइप, फिर टाउ का कंसेप्ट, फिर ये वाले 2 पॉइंट्स कि इसकी चार्जिंग कैपेसिटर के केस में स्टार्टिंग में इनिशियली सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा है उसका बिहेवियर कैसा है, जो कैपेसिटर हट, ठीक है, और फाइनली जिसमें कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच का कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे, फिर ये क्वेश्चन कर लिया हमने। तो अब आगे डिस्कस करता हूं तुम्हें डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो ये फटाफट हो जाएगा, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, देखो ध्यान से। तो नेक्स्ट है, अगला है हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो ये सेकंड हो गया हमारा। इसको सभी लोग गौर से देखो। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ऐसा होगा सिचुएशन कि इनिशियली आपके पास एक कैपेसिटर होगा, ठीक है, इनिशियली आपके पास एक कैपेसिटर होगा, और ये कैपेसिटर एक
ये रेजिस्टेंस है, इससे अटैच्ड होगा, और ये की मान लो, ठीक है। ये स्टेट होगा एक, है ना, इसमें बैटरी नहीं है। ये डायग्राम है तुम्हारा t बराबर 0 का, ठीक है। और इसमें अभी की को क्लोज कर दो। जैसे ही की क्लोज करोगे, अच्छा इनिशियली बैटरी में कैपेसिटर में चार्ज है वो प्लस का क्यू है और इधर पे माइनस का क्यू है, ठीक है। बोलो क्लियर है। और अब फाइनली देखो, मतलब कुछ टाइम पे देखो, t बराबर t पे देखो, t बराबर t पे आफ्टर क्लोजिंग द की क्या हो जाएगा भाई, ये इसमें इनिशियली प्लस क्यू चार्ज था, इसमें माइनस क्यू चार्ज था, ठीक है। तो क्या होगा कि ये कैपेसिटर की जो प्लेट है कुछ चार्ज ट्रांसफर करेगी, ठीक। तो मान लेते हैं उसने क्यू चार्ज, छोटा क्यू चार्ज फ्लो करा दिया, ये चार्ज हमारा फ्लो हो गया। इस प्लेट का चार्ज कितना बचा, प्लस क्यू माइनस, मतलब ब्रैकेट क्यू माइनस क्यू, और इसमें क्यू माइनस स्मॉल क्यू। बोलो क्लियर है बात। तो ये स्टेट सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। वो t बराबर 0 की स्टेट हो गई और ये हो गई t बराबर t की स्टेट, ठीक। अब इसमें जैसे उसमें लाइन लिखी थी इसमें भी लिखो कि assume till t is equal to t उस कैपेसिटर ने छोटा क्यू चार्ज यूज कर लिया है, स्मॉल क्यू चार्ज हैज फ्लोन इन द सर्किट, ठीक। अब मान लेते हैं कि इन नेक्स्ट dt समय में कैपेसिटर से dq चार्ज और फ्लो किया, ठीक, ठीक है। तो हम I की वैल्यू को बोल सकते हैं अभी फिलहाल I बराबर dq बाई dt, ठीक है। उस मोमेंट पे जो चार्ज होगा, ये सॉरी उस मोमेंट पे जो करंट होगा उसको मैं अभी dq बाई dt फिलहाल कह सकता हूं, अगर मैं dt समय में dq चार्ज फ्लो की बात करूं तो, ठीक है। तो अभी जब अब ये रजिस्टर आ रहा है इसका, जरा केवीएल लगा लो फिर से एक बार। जब आप केवीएल लगाओगे तो क्या होगा, तो जब बैटरी में चलोगे, सॉरी बैटरी तो ही नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर में जब चलोगे लेफ्ट से राइट, तो निगेटिव लेट पहले पड़ेगी, तो माइनस क्यू बाई स्मॉल क्यू, क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई सी प्लस आई इंटू आर, इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, बराबर 0। यहां से क्या मिला एक्सप्रेशन हमारा, आई बराबर क्यू माइनस छोटा क्यू बाई आर सी, ठीक। और आई को मैं क्या बोल सकता हूं, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो यहां से डी क्यू अपॉन क्यू माइनस स्मॉल क्यू बराबर डी टी अपॉन आर सी आ गया। आर सी सबको क्लियर ही है ना, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब जरा इसको इंडिकेट कर दो और मुझे सभी लोग जरा बताओ कि टी बराबर, देखो याद रखना बच्चों, जो डी क्यू है ना, डी क्यू वो डी टी टाइम में चार्ज फ्लो है, और छोटा क्यू क्या है, किसी टाइम टी पे चार्ज फ्लो है। तो टी बराबर 0 पे चार्ज कितना फ्लो किया होगा बताओ सभी लोग, टी बराबर 0 पे चार्ज कितना फ्लो किया होगा, 0, है ना। और टी बराबर टी पे जो चार्ज फ्लो माना है हमने वो क्यू माना है, छोटा वाला। तो बस इसको इंटीग्रेट कर लोगे, जब इंटीग्रेट कर लोगे आप आफ्टर इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा रिजल्ट, देखो ध्यान से। आपको रिजल्ट मिल जाएगा छोटा क्यू बराबर कैपिटल क्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। याद रखना बच्चों, इस एक्सप्रेशन को याद करते समय कि छोटा क्यू चार्ज क्या है, ये है चार्ज
फ्लोन इन टाइम टी, कैपेसिटर में स्टोर चार्ज नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, अगर उसकी बारे में पूछें आपसे हम, वो होगा कैपिटल क्यू माइनस छोटा क्यू, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा क्यू टी की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसको याद रखना। फिर इसमें आते हैं हम लोग करंट के केस में। करंट अगर निकालना है मुझे, ये हो जाएगा I बराबर डी क्यू बाई डी टी। सब लोग को समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? प्रोसेस क्लियर है ऊपर वाला? बताओ छोटा क्यू क्या है, चार्ज फ्लोड इन टाइम टी, और चार्ज जो कैपेसिटर में स्टोर होगा किसी टाइम पे, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू होगा। ये क्लियर है सभी को? बताओ भाई, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक, तो अब हमें इस छोटे क्यू को डिफरेंशिएट करना होगा सिर्फ, तो हमारा आई आ जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू वन माइनस डी की पावर माइनस टी बाई आर सी। बस सिंप्लीफाई कर लेना तुम लोग, यहाँ से आई कितना आ जाएगा, क्यू बाई आर सी टी की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये तुम्हारा करंट आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ गया बात? यहां तक सारी बातें एकदम एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है? ठीक है भाई, तो अब आते हैं ग्राफ में। पहला ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यही ड्रॉ कर लेता हूं, चलो पहला ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं मैं, Q वर्सेस T। याद रखना ये जो Q है कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज है, मतलब ना कई बार हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि उस डिस्चार्जिंग वाले ने स्मॉल क्यू लेकर हम ये मान लेते हैं कि यही कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज है, बट कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज एक्चुअली क्या है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। दिमाग एकदम अच्छे से क्लियर रखना, गड़बड़ी मत कर देना। तो इसमें अगर देखोगे तो t बराबर 0 पे चार्ज कैपिटल क्यू था उसमें, और धीरे धीरे चार्ज कम हो रहा है, ये ग्राफ आ जाएगा। तो इसमें एट ग्राफ सारे याद रखने हैं आपको। एट t बराबर 0 जो करंट होगा वो, हाँ एक और बात, एट t बराबर 0 जो करंट होगा वो क्या होगा, है ना। एट t बराबर 0 पे जो करंट होगा, मान लो जब तुमने t बराबर 0 पे की क्लोज किया, उस टाइम पे जो करंट होगा, तो पॉइंट समझना है, एक बात बोलना चाहता हूं मैं कि जब आप t बराबर 0 पे देखोगे तो ये जो कैपेसिटर है ना, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो q बाई सी आएगा। तो ये जो कैपेसिटर है ना, खुद एज अ बैटरी के तरीके बिहेव करने लगेगा, एज अ बैटरी के तरीके बिहेव करने लगेगा, और यही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा, q बाई सी अपॉन में आर कर दो। तो बच्चों बिगिनिंग में जो करंट होगा वो q बाई आर सी हो जाएगा। समझ में आया बात? तो अभी हम बता एक बात बोल सकते हैं, कभी भी किसी सर्किट में अगर ऐसे कैपेसिटर लगा है जिसमें चार्ज स्टोर q है और कैपेसिटेंस c है ना, तो हम उस कैपेसिटर को हटा के एक बैटरी एज्यूम कर सकते हैं फॉर दम, ठीक है। जब तक उसमें कैपिटल क्यू चार्ज है तब तक हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बैटरी का ईएमएफ q बाई सी है, ठीक है। तो मतलब चार्ज कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू बैटरी। बोलो क्लियर है बात? कुछ दिमाग में जा रहा है कि मतलब ऐसे ही सब चल रहा है? और इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, इसी मोमेंट पे अगर मैं करंट पूछूं अच्छा करंट तो निकाल ही लिया है, और चार्ज कितना होगा, क्यूसी कैपिटल क्यू होगा, वो लिख ही दिया है मैंने, ठीक है। तो काम करता हूँ जरा, मैं इसको उधर लिखता हूँ और इसको उधर लिख देता हूँ। पहले चार्ज निकाल दिया कैपेसिटर पे और फिर करंट निकाल लिया सर्किट में, ठीक है। और हमने देखा कि वो जो स्टेट है वो जैसा आ रहा है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि एट t बराबर इंफिनिटी पे आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट आई कैन से q बराबर कैपिटल क्यू, यानी कि कैपेसिटर में सारा का सारा चार्ज फ्लो करा दिया, q माइनस स्मॉल q बराबर यहाँ पे 0 हो गया, ये कैपेसिटर में स्टोर चार्ज 0 हो चुका है। इस सिचुएशन में करंट 0 हो जाएगा, ठीक।
तो अभी जरा ग्राफ ड्रॉ कर लो इसमें भी। इसमें ग्राफ क्या आएगा भाई, टी बराबर 0 पे करंट में मैक्सिमम था, वो फिर धीरे धीरे करंट कम हो रहा है, तो ये आई आ गया और यहाँ पे टी कर दो, टी तो नहीं, बस यहाँ पे करंट क्या कर दो, ई बाई क्यू बाई आर सी कर दो बस। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, तो अगले जो उसमें कुछ पॉइंट्स है, ये तो ग्राफ वाला पॉइंट क्लियर ही होगा सभी को, करंट वाला पॉइंट क्लियर है। अगले जो पॉइंट्स हैं वो तुम लोग खुद ही कर सकते हो शायद, कि वोल्टेज अक्रॉस अक्रॉस सी एंड आर, है ना, ये भी निकाल सकते हो। ठीक, तो सी के क्रॉस करना है तो डेल्टा बी सी बराबर तुम्हें कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई सी कर देना है। और अगर तुम्हें निकालना है रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करोगे भाई, आई टाइम्स ऑफ आर कर दोगे सिंपली, है ना। फिर इसमें आते हैं पावर लॉस में। पावर लॉस के लिए क्या करोगे भाई, आई स्क्वायर आर कर दोगे। ठीक, हीट लॉस के लिए क्या करोगे बताओ, दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, एक तो ये वाला है आई स्क्वायर आर डी टी, तो बाकी काम एकदम सेम टू सेम वही, और दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा वो है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। याद रखना कि अगर सर्किट में बैटरी नहीं है ना, बैटरी का वर्क जीरो हो गया है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बैटरी कहाँ थी, बैटरी का वर्क जीरो हो गया ना, तो ये माइनस ऑफ डेल्टा यू आ गया। ठीक, बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो फिर ये हमारा सिचुएशन हो गया। अब अगर 2 मिनट थोड़ा सा और देखो, तो एक पॉइंट और डिस्कस कर देता हूँ, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस वाले केस में बस इसमें जहां पे वो लिखा है अनचार्ज, वहां पे चार्ज कैपेसिटर लिख दो, तो इसमें फटाफट देख लो क्या है। तो इसमें सिचुएशन ऐसी है कि इनिशियली जब कैपेसिटर हमारा चार्ज है ना, और प्लस क्यू चार्ज है उसमें, जब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू सॉरी, तो हमने अभी देखा लेटेस्ट ऊपर कि वो सर्किट में एज अ बैटरी की तरह काम करने लगता है। ठीक है, एज अ बैटरी की तरह काम करेगा और उसका ईएमएफ जो हो जाएगा क्यू बाई सी हो जाएगा। बोलो ये वाला पॉइंट क्लियर है इनिशियली? चाहिए टी बराबर 0 की बात हो रही है, और अब बाद में बात करें, अब टी बराबर इंफिनिटी के बारे में बात की जाएगा, है ना। इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, वो जो कैपेसिटर होगा ना वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो एक तरीके से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा फिर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट लिख देता हूँ, ध्यान से देखो फटाफट। इनिशियली just after closing the switch, charged capacitor behaves like a बैटरी, वो बैटरी की तरह बिहेव करेगा। इसका ईएमएफ कितना होगा, Q ऑन कैपेसिटर अपॉन C। ठीक, दूसरा पॉइंट, इन स्टेडी स्टेट it behaves like a open circuit, behaves like a open सर्किट, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है सभी को, बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चंस कल करेंगे हम आरसी सर्किट से, तो तुम्हें और चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके फिर आज का लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है।